नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी कुणाल और बड़ा एक सवाल लेकर आए हैं आज। और ये सवाल ये है कि गिल और गंभीर भारतीय टीम को आखिर लेकर कहां जा रहे हैं। एक भारतीय टीम के कप्तान हैं, दूसरे भारतीय टीम के कोच हैं। न्यूजीलैंड की एक टीम आती है जिस टीम में 3 डेब्यूटेंट हैं, यानी टीम फुल फ्लेजेड टीम नहीं है। टीम को हम बी ग्रेड की टीम कह रहे हैं। वो टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-1 से भारत को हरा कर जाती है हमारे घर में। इससे कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड की टीम भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा कर जाती है। तो यह सवाल बड़ा जायज है कि गिल और गंभीर की कप्तानी और कोचिंग में भारतीय क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है। इस बड़े विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दिखा देते हैं कि बीती रात जो मैच हुआ उसमें भारतीय टीम कितने बड़े मार्जिन से हारी है। वनडे के अगर हिसाब से बात की जाए तो 41 रन ठीक ठाक मार्जिन होता है। इसको शर्मनाक हार कहा जाएगा जो टीम इंडिया को देखनी पड़ी अपने ही फैंस के सामने, एक ऐसे स्टेडियम में जहां भारतीय टीम कभी वनडे में हारी नहीं थी। वनडे सीरीज पर 2-1 से न्यूजीलैंड ने कब्जा कर लिया है और न्यूजीलैंड ने भारत को 338 रन का लक्ष्य दिया था। भारतीय टीम 296 रन पर ऑल आउट हो गई। यानी वो जो एक वनडे फॉर्मेट में हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय टीम की तैयारी 350 रनों के आसपास पहुंचने की होनी चाहिए, वहां तक भारतीय टीम नहीं पहुंच पाई। जब पहले बल्लेबाजी की थी तब भी, और उसके बाद जब रनों को चेस करने का मौका आया तो न्यूजीलैंड ने कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की और यही वजह है कि 2-1 से सीरीज उनके नाम हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं, वो शो पर हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुणाल, सवाल यही कि वो टेस्ट सीरीज में जो 3-0 की हार थी या फिर साउथ अफ्रीका से जो 2-0 से हारे, हमने अपने आप को समझाने के लिए ये कहा कि चलो हम वनडे में अच्छा कर रहे हैं, हम लिमिटेड ओवर्स में अच्छा कर रहे हैं, हम T20 में अच्छा कर रहे हैं। गिल और गंभीर को समय देने की बात आई, इसीलिए बात आई कि भाई चलो ठीक है, हो सकता है टेस्ट मैचेस में कुछ 19-20 रह जा रहा हो, वो भी सॉर्टेड हो जाएगा, थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन अपने घर में हार, 3 मैच की सीरीज में 2-1 से हार, और सबसे बड़ी बात न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम से हार जो मुझे याद है जब शो हम पहले मैच से पहले शो कर रहे थे तो आपने कहा था बी ग्रेड भी नहीं, इसको सी ग्रेड की टीम कहना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं शुरुआत ना इसी से करता हूं कि मैं कुछ नाम आपको गिना देता हूं जिससे आपको ना ये समझ में आएगा कि न्यूजीलैंड की टीम किस ग्रेड की थी। केन विलियमसन, मिचेल सैंटनर, टॉम लैथम, रचिन रविंद्र, जेकब डफी, ये खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी हैं इनके, ये इसमें नहीं थे इस टीम के अंदर। उसके बावजूद ये नतीजा जो है वो निकला है। पहले मैच से लेकर आप तीसरे मैच तक देख लें, हमेशा एक डिसिप्लिन साइड के तौर पर जो है एक कंसिस्टेंसी है न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस में। इंडिया की परफॉर्मेंस में ना हैवी वेट बहुत नज़र आती है इंडियन टीम, मगर वो कंसिस्टेंसी जो है ना वो नज़र नहीं आई है। नतीजा ये हुआ है कि अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देखें, भाई 2016 से हम पकड़ लेते हैं, कहीं और से ना पकड़े, तो 2016 से अगर हम देखें ओडीआई के अंदर घर पर, तो इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हारा था और किसी भी टीम से नहीं हारा। 14 सीरीज टीम इंडिया ने खेली और 13 जो है वो जीत हासिल की। अब न्यूजीलैंड से जो है वो यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड भी एक मजबूत टीम है, मगर उस तरीके से डोमिनेंस जो है वो यहां पर आकर नहीं दिखा पाते। जैसे अभी सर ने भी बताया कि भाई पहले टेस्ट में उन्होंने ऐसा उठापटक कर दी और अब ये एक धक्का कह लीजिए, इसको जैसे भी आप अपसेट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें वो कह लीजिए, ये यहां पर ओडीआई के अंदर कर दिया है। तो बिल्कुल गंभीर सवाल है, गंभीर की कोचिंग पर सवाल है, गंभीर की सोच पर सवाल है, जिस तरीके से वो खिला रहे हैं, जिस तरीके से आप एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी का केस पुश किया जा रहा है, एक ऑलराउंडर का केस पुश किया जा रहा है। आप 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हो, जिस गेम में बल्लेबाजों का हल्ला बोल रहता है, वहां पर चलिए नीतीश ने 10 ओवर आपको 50 रन बना के दिए, मगर वो अपनी गेंदबाजी से उतना असरदार साबित नहीं हो रहे। एक रिंकू सिंह वहां पर एक बेटर ऑप्शन रहेंगे। तो कुछ स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक्स जो है ना वो यहां पर हो रही हैं। किसी का आउट ऑफ फॉर्म होना, किसी का किसी सीरीज में चलना, रोहित शर्मा का एक सीरीज में चलना, दूसरे में नहीं चलना, ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। आपका कप्तान कभी इन फॉर्म है, कभी आउट ऑफ फॉर्म है, वो चलता रहेगा। मगर आप जो है ना कम से कम डिसीजंस जो है ना, टैक्टिकल डिसीजंस ठीक लेते हो। सिर्फ बदल दो कहानियों को, जिस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हो, वो चीज़ों को हेल्प नहीं कर रहा। वो टेस्ट मैचेस में भी हमने देख लिया, उसका असर अब ओडीआई में भी आ रहा है। गॉड फॉरबिड उसका असर जो है ना वो T20 में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो टीम आपकी उतनी हैवी वेट नजर भी नहीं आती है, वहां पे तो आपका कप्तान भी नहीं चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आपको एक फुल फ्लेज न्यूजीलैंड की साइड के खिलाफ आपको 5 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। सीरियस सवाल है।
टीम मैनेजमेंट को बैठना चाहिए, साथ में सेलेक्टर्स को पूछना चाहिए, बीसीसीआई को पूछना चाहिए कि भाई एकदम से जो है या क्या आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, जो भी कर रहे हो वो आपका अधिकार बनता है एज ए कोच, एज ए टीम मैनेजमेंट, अगर कैप्टन आपके सेम पेज पर है, मगर क्या ऐसा कर रहे हो जिससे नतीजे जो है वो बिगड़ने शुरू हो गए जो ठीक आ रहे थे। अब क्या ऐसा अलग करना शुरू कर दिया है, ये सवाल तो पूछा ही जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, और ये बहुत पचने वाली बात नहीं है कि बैक टू बैक मैचेस में सेंचुरीज लग रही हैं भारत की तरफ से और फिर भी भारत हार जा रहा है। यह भी नहीं पच रहा है कि न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी आपके तमाम गेंदबाजों को एकदम इस तरीके से खारिज कर दे रहा है अपनी बल्लेबाजी से कि लग ही नहीं रहा है कि वहां पर कोई एक वर्ल्ड क्लास टीम के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। डेरिल मिचेल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की बैक टू बैक 2 मैचेस में, सही कहा कुणाल ने कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक टीम थी जो आती थी, जिसको हमने पिछले 15-20 सालों में देखा कि वो यहां पर आई और इस तरह का कोई परफॉर्मेंस करके चली गई, या ऑस्ट्रेलिया के किसी खिलाड़ी ने इस तरह की परफॉर्मेंस कर ली। वरना किसी और टीम से, किसी और खिलाड़ी से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद भारतीय क्रिकेट फैंस को नहीं रही है भारत में, भारत के खिलाफ। भारतीय बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाजों ने इस सीरीज में निराश किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जैसा कुणाल कह रहे थे कि आप हर मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा पर नहीं चल सकते हैं, आपको बाकी खिलाड़ियों पर भी जाना होगा, उनको भी फोकस करना होगा। हालांकि विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो यहां टॉप ऑर्डर में कोई चला नहीं। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हुए, रोहित शर्मा 11 रन, श्रेयस अय्यर 3 रन, केएल राहुल 1 रन पर आउट हुए। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने अर्धशतक जरूर लगाया, लेकिन वो अर्धशतक जो है वो टीम के किसी काम नहीं आया, क्योंकि वो अर्धशतक जब बन भी रहा था तब भी ऐसा लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम जीत जाएगी। हाँ, ये जरूर था कि शायद मुकाबला रोमांचक हो जाए, शायद भारत जो है वो अपने लक्ष्य के करीब तक पहुंच जाए और वहां विराट कोहली कोई आपको करिश्मा करके दिखा दें। वरना सच्चाई यही है कि जैसे ही आपके रोहित, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और शुभमन गिल आउट हुए और आप 325 से ज्यादा रन चेस कर रहे हैं, मैच आपके हाथ से निकल चुका था। किसी एक को दोष नहीं दे सकते आप कुणाल। श्रेयस अय्यर पहले मैच में 49 रन बनाते हैं, केएल राहुल इस सीरीज में 1 शतक लगाते हैं, शुभमन गिल बैक टू बैक जो है वो 2 हाफ सेंचुरी लगाते हैं, रोहित शर्मा प्रोबेबली इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जो तीनों ही मैचेस में रन नहीं कर पाए, वरना बाकी सबने रन्स किए हैं। बावजूद इसके हार जो मिली है, क्या जो बात आप कह रहे थे, जो आपने भी पिछले अपने रिमार्क में कही, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा और चर्चा करना चाहिए कि क्या ड्रेसिंग रूम में कोई समस्या है? क्या वो जो चीज़ें निकल के बीच बीच में आती हैं कि फलाना जो है फलाने से बात नहीं करता, फलाना जो है वो ठिकाने से बात नहीं करता। इसी मैच से पहले टीम के सहायक कोच आते हैं तो कहते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को बहुत मौके दे दिए गए साहब, अब वो मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे। फिर आप जो है रविंद्र जडेजा पर सवाल उठाते हैं। कुल मिला जुलाकर वो जो हम पिछली सीरीज में T20 सीरीज के समय या टेस्ट सीरीज के समय हम बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी है, क्या वो ये एक बड़ी वजह हो सकती है इस तरह की परफॉर्मेंस की? देखिए सर, जैसे आपने बोला ना, किसी एक को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं, ठीक है, शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अब आप क्या चाह रहे हो कि वो एकदम साल बदलेगा और उनकी फॉर्म बदल जाएगी? वो आने में टाइम लगता है। रोहित शर्मा अच्छा कर रहे थे, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा किया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 उन्होंने हाफ सेंचुरीज बनाई है। यहाँ पर विराट कोहली जो है वो अच्छी फॉर्म में चल ही रहे हैं। किसी एक को पिन पॉइंट करके उसको जो है बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। बात यह कि भाई कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, न्यूजीलैंड में कैसे आ जाती है? वो एक पेज पे हैं या तो सारे खिलाड़ी, या फिर एक मिशन के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मिशन अलग अलग है, टीम कोच का मिशन अलग है, विराट कोहली का खेलने का मकसद अलग है, रोहित शर्मा का खेलने का मकसद अलग है, शुभमन गिल जो है वो अलग मकसद से खेल रहे हैं। या तो ये सब चीज़ें अपने एजेंडेज जो है वो आगे रखे जा रहे हैं, उस तरीके से लीड नहीं किया जा रहा जिस तरीके से रोहित शर्मा ने लीड किया था। सब लोग एक पेज पे नजर आते थे तो कंसिस्टेंसी नजर आती है, एक जवाबदेही नजर आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के जो है पूरी टीम खेलती है कि भाई चलो वो नहीं है तो ये अनकहा चीज़ है कि भाई वो नहीं चला तो मैं चलूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं कि मैं इसको अंत तक लेके जाऊंगा। कई बार वो चीजें भी क्लिक नहीं करती, मगर अगर वो पूरी सीरीज में उस तरीके से देखने को मिल रहा है तो फिर सवाल जरूर बनता है। इसके साथ साथ जो है ना, आप मिस्टेक्स भी कर रहे हो। आप मिस्टेक्स ये कर रहे हो कि आप केएल राहुल को कभी तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बना देते हो, कभी आप उसको फिनिशर बना देते हो। अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो आपके पास एक ढंग का फिनिशर नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है, आपका फैसिनेशन है कि आपको जो है 3-3 ऑलराउंडर्स खिलाने, उसका नतीजा क्या निकलता है नीतीश कुमार
कुमार रेड्डी से 2 ओवर फेंकवा लो, 8 ओवर फेंकवा लो, उनको विकेट उस तरीके से मिलते नहीं, ना वो ऐसा लगता है कि भाई उस तरीके से निकाल सकते हैं इन कंडीशंस में। तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया में खिलाना, साउथ अफ्रीका में खिलाना समझ में आती है कि भाई चलो एक एक्स्ट्रा पेसर रख लो, पिच से मदद मिलती है, कुछ परचेज वहां से निकाल सकता है। यहां पर आपके स्पिनर्स को एक एक्स्ट्रा कुशन देने की जरूरत है। रविंद्र जडेजा उस अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, कुलदीप पे आप हर मैच में हर सीरीज के ऊपर रिलाई नहीं करोगे, आपको ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, आपको वो चीजें ढूंढने पड़ेंगे जैसे कुलचा की जोड़ी थी, जोड़ी में हंट करते थे, आपको कुछ चीजें वो करने पड़ेंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं, वॉशिंगटन सुंदर चलिए चोटिल हो गए, मगर आप कुछ तो गलत कर रहे हो जिसमें ये भी इंक्लूड है। कोई एक चीज नहीं है, कोई एक कारण नहीं होता किसी चीज का गलत जाने का, उसमें मल्टीपल कारण होते हैं। उसमें ये भी है कि भाई हाँ, नहीं है ड्रेसिंग रूम में उतना अच्छा माहौल जो आइडियली होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो डंडे पे तो कराया नहीं जा सकता, वो तो अपने से आएगा। ना तो कोई गौतम गंभीर को डंडे से करा सकता है, ना विराट कोहली को डंडे से करा सकता है कि भाई आपस में उस तरीके से बैठो, बातचीत करो। वो तो खुद दोनों को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। साथ में आपको जिस तरीके से टीम चुननी है, जो 11 चुननी है, उसके कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़े से ठीक करने पड़ेंगे। जब न्यूजीलैंड सी साइड बन के विदेश का दौरा करके सीरीज जीत सकती है, तो आप अपने 2 मेन प्लेयर्स अगर छोड़ दिए जाएं, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, उनके बगैर अपनी धरती के ऊपर क्यों नहीं अपनी लाज, अपनी साख बचा सकते? ये एक सवाल है जो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को पूछना चाहिए, इससे पहले कि ओडीआई में भी वही हाल होने लगे जो टेस्ट मैचेस में होने लगा है। बिल्कुल, स्थिति गंभीर है और इसको ये समझना होगा कि गौतम गंभीर के साथ जो एक बहुत शानदार रिकॉर्ड्स चलते हैं, चाहे आप उनके 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल को याद कर लीजिए, चाहे 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल को याद कर लीजिए, चाहे आईपीएल में जब वो बतौर खिलाड़ी आए, अपनी टीम में कप्तान के तौर पर आए कोलकाता की टीम में, तब आप उनको 2 बार उन्होंने बैक टू बैक चैंपियनशिप जिताई अपनी टीम को, फिर वो मेंटोर के तौर पर जिता चुके हैं। ये सारी सक्सेस जो है वो एक तरफ हो जाएगी अगर असली जो टीम इंडिया के कोच के तौर पर जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है टेस्ट क्रिकेट में, और अब जो वनडे क्रिकेट में जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये बड़ी हार है। इस हार पर प्रोबेबली शायद कुछ फैंस ऐसे होंगे, शायद कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे। वैसे आपको याद दिला दें कि जब पिछले मैच में हारे थे तो मेरा ही सवाल था कुणाल से कि कुणाल अब एक आध मैच तो हारेंगे ही। एक आध मैच हारना सबको समझ में आता है कि दूसरी टीम जो है वो आई है जीतने के लिए आई है, उसके पास भी खिलाड़ी हैं, वो भी कुछ साबित करके जाएगी। लेकिन अपने घर में सीरीज हार जाना, आप 41 रन से हार जा रहे हैं अपने घर में, आपके खिलाड़ियों से जो है वो सिंगल डिजिट में रन बन रहे हैं, आपसे स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे, तो फिर वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और वो अब धीरे धीरे जो उसका स्वरूप है वो बड़ा दिखने लगा है। यही वजह है कि विराट कोहली की उस शानदार पारी पर फिर गया पानी, जहां पर उन्होंने लगाया शतक। पहले मैच में नर्वस 90s का शिकार हो गए थे, इस मैच में उन्होंने शानदार शतक लगाया, लेकिन उस शतक पर पानी फिर गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका यह रिकॉर्ड 7वां शतक है, यानी एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया। 108 गेंद पर 124 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बड़ी बात यह थी कि डेरिल मिचेल की जो पारी है वो विराट के शतक पर भारी पड़ गई। मिचेल ने लगातार दूसरा शतक जड़ा, 137 रन उन्होंने बनाए, और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, मैदान में ऐसा लग रहा था कि कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक की बजाय वो एक से ज्यादा खिलाड़ी बनकर खेल रहे हैं। चाहे आप उनकी बैटिंग देख लें, चाहे आप उनकी फील्डिंग देख लें, और खासतौर पर जब विराट अपना 100वां रन पूरा करने वाले थे दौड़कर, उन्होंने लगभग अपना हेलमेट उतार ही लिया था, उनको लगा था कि शायद ये बाउंड्री चली गई है, लेकिन वो डेरिल मिचेल हवा में आते हैं, स्लाइड करते हुए आते हैं और बिल्कुल एक ऐसे सरफेस पर आते हैं जहां कोई घास नहीं है, चोट लगने का खतरा है आपके घुटनों। कमेंट्री में भी ये बात हो रही थी कि आपके घुटने छिल सकते थे। ये होता है कमिटमेंट, ये होता है जब आप अपनी टीम को ये सोच कर जाते हैं। अभी आपने बड़ी पॉइंट वाली बात कही कि हार्दिक पांड्या नहीं है और जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो क्या अब हम घर में हार जाएंगे? वो चीज डेरिल मिचेल ने करके दिखाई कि ठीक है, हमारे पास 3-4 बड़े प्लेयर्स नहीं है, लेकिन हम आए हैं कुछ साबित करने, साबित करके जाएंगे, और साबित करके गए। सर मैं इसका ना आप छोटा सा एक पूरा एनालिसिस करके ना मोटी बात समझा देता हूं जो मुझे समझ में आ रही। मोटी बात ये है कि गौतम गंभीर ने खुद बोला अपनी जुबान से कि भाई मेरी सूर्य कुमार यादव से बात हुई है, हम मैच जीतें या हम मैच हारें, हमने एक चीज तय कर ली है कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। चलिए जी, ये कम्युनिकेशन क्लियर है। यहां पर आप विराट कोहली के अलावा एक प्लेयर बता दें जो फियरलेस क्रिकेट खेलता हुआ नजर आया हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। डेरिल मिचेल ने फियरलेस क्रिकेट खेली। आपकी फियर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाटा विकेट, जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी करी एक दिन पहले, जहां पे ड्यू नहीं पड़ रही है, टॉस जीतकर आपने वहां पर जो है पहले फील्डिंग चुन ली। क्यों? आपको अपने बॉलर्स पर भरोसा नहीं था, आपके अपने बैटर
बैटिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा था, जो कि उस तरीके से उसको चेज नहीं कर पाई। वहां पर न्यूजीलैंड की टीम क्या करती है, उनके सामने जो भी चुनौती आती है वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उनका एक बार है कि हमने इस बार को टच करना है। मे बी द कम्युनिकेशन इज क्लियर। कम्युनिकेशन वर्ड बहुत छोटा सा है मगर इसके ये बहुत डीप हो चुका है। कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं होगा, टीम में अगर संवाद ठीक नहीं होगा, अगर बातचीत एक पेज पर सारे खिलाड़ी 11 के 11 खिलाड़ी नहीं होंगे तो ये दिक्कतें आएंगी। फिर आप उसको जैसे मर्जी चीर फाड़ करके निकालते रहिए कि भाई ये गलती है, वो गलती है, आपने ये किया, वो किया। मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये टीम जो है या इसका कप्तान जो है ये उसी तरीके से लीड कर रहा है जैसे रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में लीड किया था, या वो लीड करते आए थे जब से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो जो भी 2-4 साल जो उनकी बड़े अच्छे से कप्तानी उन्होंने करी, जहां पर प्रेशर वो सोक करते थे, फियरलेस क्रिकेट वो खेलते थे और किसी के ऊपर जो है वो दोष नहीं मानते थे। कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर था। कोच जो था वो बड़ा माइल्ड था, जो समझाने में ज्यादा यकीन करता था, जिसके हाव भाव से ये नहीं झलकता था कि भाई ये क्या बोल देगा, ये क्या कह देगा। ये सारी बातें ना बहुत मायने रखती हैं और उसकी झलक जो है वो मैदान पर दिखती है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे याद है जो बात आप कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, मुझे याद है कि एक थ्योरी ये भी आई थी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। वो थ्योरी कहाँ चली गई भी ये नहीं समझ में आ रहा है। वो कौन सा रिस्क लिया जा रहा है, किस खिलाड़ी के साथ रिस्क लिया जा रहा है। अभी एक स्टोरी में पढ़ रहा था कि क्या रोहित शर्मा अब उस तरह से स्टार्ट नहीं कर रहे। अरे भैया उस वक्त वो कप्तान थे, उनको पता था कि अगर वो 5 नहीं 10 मैच में भी 25 रन बना के आउट हो जाएंगे, उनको कोई ड्रॉप नहीं करने वाला है। अब वो कप्तान नहीं है। अगर आप उनसे रन नहीं, अब अभी देखिएगा 2 अच्छी सीरीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की अच्छी सीरीज के बाद इस सीरीज में रन नहीं बने ना, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कुणाल रोहित शर्मा पर। लेकिन रोहित शर्मा से पहले अब वो फियरलेस क्रिकेट शुभमन गिल को खेलनी होगी। पहले मैच में हाफ सेंचुरी आई थी, 70 से ज्यादा गेंदें उन्होंने खेली थी। वो ठीक है, आप जीत गए, वो अलग बात है। तो यहां पर सवाल यह भी हो जाएगा कि शुभमन गिल को जो कप्तानी दी गई और उनके पहले जो तमाम सीनियर प्लेयर्स थे उनको नजरअंदाज किया गया, ये तर्क देते हुए कि शुभमन गिल एक लंबी रेस का घोड़ा है और लंबे समय तक उनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वो सारे तर्क भारतीय फैंस ने बहुत अच्छे से लिए। इंग्लैंड में जाकर जब शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी टेस्ट सीरीज में बतौर कैप्टन, बतौर बल्लेबाज, तो सबने उनकी बहुत तारीफ भी की। लेकिन वो एक सीरीज की तारीफ से काम नहीं चलने वाला, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, वरना सवाल उठेंगे जो उठना शुरू हो चुके हैं। क्या कहा शुभमन गिल ने, अब ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि वनडे में सीरीज हार गए। पहला कोई कप्तान, मतलब ये बड़ा खराब लगेगा अगर कभी पूछा जाएगा कि इंदौर में पहली बार जब वनडे हारे थे तो कप्तान कौन था, बोले साहब शुभमन गिल थे। तो ये जो तोहमत होती है ना वो कई बार पचती नहीं है। शुभमन गिल ने जो कहा वो बता दूं आपको, पहले मैच में हमने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उसके बाद इंदौर में 1-1 के स्कोर लाइन पर आना और ऐसा प्रदर्शन हताश करने वाला है। कई जगहों पर सुधार की जरूरत है। विराट भाई की बल्लेबाजी, हर्षित की बल्लेबाजी हमारे पक्ष में जाती है। तेज गेंदबाजी में भी बेहतर प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर, और वो कहां खेला जा रहा है इस बात को ध्यान में रखकर नीतीश को मौके देना जरूरी है। मुझे लग रहा है कुणाल आप इस पर कोई रिएक्ट करें उससे पहले, मुझे लगता है जो भी आप बात कह रहे थे ना कि वो कम्युनिकेशन, प्रोबेबली शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन उसके मायने बड़े हैं। इसी मैच के पहले टीम के कोच आकर कहते हैं कि नीतीश को बहुत मौके दे दिए, वो मौकों को भुना नहीं पा रहे। मैच के बाद एक हाफ सेंचुरी लगा देने से नीतीश को मौके देना कप्तान साहब जरूरी बताते हैं। कहीं ना कहीं वो भ्रम है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन है जो मैचों में दिखाई दे रहा है, ये इनके बयान से भी समझ में आता है। सवाल मेरा दूसरा है, सवाल मेरा ये कि पहले मैच में जिस जीत का जिक्र कर रहे हैं शुभमन गिल, क्या बड़ी कन्विंसिंग जीत थी। 49वें ओवर में भारतीय टीम जीती थी और वहां भी न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करके 300 रन जोड़े थे जो आप नहीं जोड़ पाए दूसरे मैच में। इस सीरीज में भले ही स्कोर लाइन 2-1 है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, और अगर अब आपसे कहा जाए कि एकदम आप निष्पक्ष होकर आकलन करिए, ये 3-0 भी हो सकता था, मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल जी हो सकता था। और मैं फिर घुमा फिरा के ना आप गौतम गंभीर के कुछ बयान याद दिलाऊंगा, यहां पर भी दिलाता हूं। उन्होंने एक बार बोला था कि भाई कप्तानी का मतलब ये नहीं होता कि तुमने फील्डिंग सेट कर दी, ठीक है, वो तो गेंदबाज खुद भी कर लेगा, ठीक है। कप्तानी के मतलब उससे कहीं आगे होते हैं, ठीक है। उसमें सैक्रिफाइस भी आता है, उसमें पेशेंस, धैर्य भी आता है, उसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमताएं भी आती हैं, उसके अंदर जो है खुद अपने आप को रिस्क पर डालना और फिर एग्जाम्पल सेट करना, वो सब भी आता है। वो सब करना पड़ता है, तब आप कप्तान कहलाते हो। फील्डिंग सेट करने से कोई कप्तान नहीं हो जाता। तो शुभमन गिल को वो सब चीज़ें इनकलकेट करनी पड़ेंगी। जब आप नए नए कप्तान बनाए गए, आपकी खुद की बल्लेबाजी का प्रदर्शन अच्छा रहा, आपकी टीम ने अच्छा किया और खिलाड़ियों ने अच्छा किया, अब वो हनीमून पीरियड आप कह लीजिए वो खत्म हुआ। अब आपको जो है ना असली ग्राइंड देखना, अब आपकी असली मैच्योरिटी पता लगेगी कि आप में है भी कि नहीं, ठीक है। वो चीज जो है ना अब शुभमन गिल को समझ में आएगी धीरे धीरे, और मे बी उसका प्रेशर है जो वो अब धीरे धीरे फील करना शुरू कर रहे हैं।
ये शुरुआत है। अब आप उस रोहित शर्मा की मैच्योरिटी, रोहित शर्मा जब कप्तान बने थे वो मैच्योर बहुत हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में बहुत झंडे आईपीएल के अंदर गाड़ चुके थे, उनको पता था टीम कैसे चलाई जाती है। शुभमन गिल को अभी उस तरीके का आइडिया उतना ज्यादा नहीं है, उतनी उम्र नहीं है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत अच्छा है कि भाई आप पीछे से जो है गौतम गंभीर उसको चला रहे हैं, मगर उनका भी एक टेम्परमेंट है। ये जो टेम्परमेंट है जो कि कोच का है, जो इनएक्सपीरियंस थोड़ा जो कप्तान का है, वो मैदान पर ना मेरे को ऐसा लग रहा है वो नजर आ रहा है। अब आपके लिए कहना बहुत आसान है कि इसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर दो, इसको निकाल दो, मगर फिर उसकी भरपाई कैसे करोगे ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। खिलाड़ी की भरपाई हो सकती है, मगर वो जो साथ में अपने ट्रेट्स लेकर आता है ना, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होती है। जो कोई टीम स्पिरिट होती है, एक सैक्रिफाइस करने की क्षमताएं होती हैं, एक ग्राइंड करने की क्षमताएं होती हैं, उसके कारण ये सब दिक्कतें हो रही हैं। और जितनी जल्दी शुभमन गिल सीखेंगे उतना जल्दी भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा रहेगा, और जितनी जल्दी इस बात का एहसास गौतम गंभीर करेंगे कि भाई मेरे को जो है ना, जो पहले एक सेट फॉर्मूला यहां पे रहा, गैरी कर्स्टन के टाइम पर भी रहा, राहुल द्रविड़ के टाइम पर भी रहा, कि आपको सहूलियत जो है ना फैसिलिटेट करना है इन खिलाड़ियों को, मोटिवेट करना है इन खिलाड़ियों को, जैसे रवि शास्त्री करते थे। आपको अपनी चीजें इंपोज नहीं करनी, आप इंपोज करोगे चीजें ना वो अलग अलग जाएंगी, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, कोई आपको मना नहीं कर सकता, कोई आपकी बात को नहीं काट सकता। मगर फिर यही है कि इसी तरीके से प्रदर्शन जो है और आपके बयान जो है वो हे वायर नजर आएंगे, कोई राइट में जाता हुआ, कोई लेफ्ट में जाता हुआ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इससे पहले धोनी ही थे जो लगभग इसी उम्र में कप्तान बना दिए गए थे, वरना उनमें मैच्योरिटी थी। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, उससे पहले आप देखेंगे तो कप्तानी एक ठीक ठाक समय तक जब आप टीम के लिए परफॉर्म करते थे उसके बाद मिलती थी। यहां कप्तानी जल्दी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि कप्तानी छीन लेनी चाहिए शुभमन गिल से या वो कप्तानी के योग्य नहीं है, लेकिन अब वो जो कप्तानी का दूसरा पहलू होता है ना, जहां आपको मुझे ग्राहम स्मिथ का एक बयान याद है, वो एक बार कह रहे थे कि अगर आप ओपनर भी हैं और कप्तान भी हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आप अगर खराब खेले, टीम हारी, तो आप वहां तो मतलब ओपनर के तौर पर झेल के आ ही रहे होते हो, प्रेस को भी झेलना पड़ता है। तो अब वो सारी खिंचाई, अब वो सारे सवाल कप्तान के तौर पर जो कप्तानी के दूसरे पहलू को दिखाते हैं, धोनी कहते थे ना कि बाल पक गया जल्दी, वो शुभमन गिल को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और अगर गौतम गंभीर पीछे से कोच के तौर पर रहकर कप्तानी भी करना सोच रहे हैं, तो वो शायद सही फैसला नहीं है। आपको कप्तान को कप्तानी करने दीजिए, कोच को कोच का काम करना चाहिए। चलिए, न्यूजीलैंड ने जो इतिहास रचा है, 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कितनी बड़ी जीत है उनके लिए। अगर हम इतनी बड़ी हार कह रहे हैं अपने लिए, तो उनके लिए कितनी बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड ने भारत में यह इतिहास रचा है, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीती है, 37 साल में पहली बार भारत में उनको जीत मिली है। और इंदौर में, जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक ऐसा मैदान जहां इससे पहले रिकॉर्ड 7-0 था मेरे ख्याल से, कुणाल, 7 के 7 मैचेस भारतीय टीम वनडे जो यहां खेली थी वहां जीती थी। लेकिन अब वहां पर एक लॉस का जो कॉलम है, वो कॉलम भी अब खुल चुका है। क्या कहा माइकल ब्रेसवेल ने, उनका बयान आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की इस टीम के ऊपर बात करेंगे कि क्या कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है अगर किसी टीम से आप पहले टेस्ट सीरीज में घर में हारे हो। क्या कहा उन्होंने, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर है। भारत में आकर खेलना हमेशा दबाव भरा होता है, पहली बार न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज यहां जीती है, यह खास है। भारत में आकर अच्छा खेलने की उम्मीद हमेशा रहती है। हम एक टीम के तौर पर अच्छा करना चाहते हैं, हम एक छोटा सा देश है और बड़ी टीमों से टकराते हैं। मिचेल वनडे में पिछले काफी समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 नए खिलाड़ियों के साथ हम इस सीरीज में उतरे थे, जो बात कुणाल ने पहले ही जवाब में बताई थी, और भारतीय फैंस के दबाव के बीच ये प्रदर्शन शानदार है। न्यूजीलैंड में क्रिकेट मजबूत हो रहा है। वाकई मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस की, और जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ये सीरीज भारतीय टीम 3-0 से गंवा देती तो भी कोई बहुत ताज्जुब नहीं होता। उस मैच में भी मामला फंसी गया था, वो तो केएल राहुल ने आखिर तक रुककर और फिनिशर की भूमिका निभा दी। और अभी कुणाल का वो सवाल भी अनुत्तरित है, उसका अनआंसर्ड है, उसका आंसर नहीं मिला है कि इस टीम में फिनिशर कौन है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो मैंने कहा, क्या इस बात का कोई फर्क पड़ता है कुणाल? आप न्यूजीलैंड को देख के थोड़ा क्या घबराहट होती है क्या कि 3-0 से हमें घर में हरा के गए थे? और अगर घबराहट होती है तो फिर ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, 32,000 से ज्यादा रन हैं। अगर इन चारों का आप टोटल कर देंगे वनडेयर में, तो कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसकी एवरेज 50 के आसपास ना हो, उसके बाद भी हार देखनी पड़ रही है।
बिल्कुल सर देखिए, हार जीत तो कभी भी देखनी पड़ सकती है, वो तो चलो मैच का हिस्सा है। जैसे ही सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, आप भाई कितने भी शतक आपने बनाए हो, आप जब जाते हो मैदान पे फिर जीरो से शुरू होता है। तो आप कोई भी मैच जीतने के लिए जाते हो, वो प्रोसेस जीरो से ही शुरू होती है। उसके लिए वही बेसिक्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि हैं, जो आप पहले करते आए हो। यहाँ पर जो ऊपर से रोहित शर्मा तीनों बार आउट जैसे हुए हैं, एक परेशानी आ रही है, आपसे रन नहीं बन रहे। द ओनली वे यू आर थिंकिंग कि भाई यहाँ से जो है ना, मैं एक बड़ा शॉट खेल के इससे जो है ना निकलता हूँ। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आप तीनों बार आउट हुए, तो वो गलत है। शुभमन गिल बहुत ज़्यादा जो है अब स्टार्ट्स को बड़ी स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उस तरीके की फॉर्म नहीं है। श्रेयस अय्यर आते ही उस तरीके का शॉट खेल रहे हैं जो एक जमा जमाया प्लेयर खेल सकता है, जब उसकी आंखें जम गई हों, पिच का पूरा अंदाजा हो गया हो। आप हल्के में लोगे ना चीज़ों को, तो फिर क्रिकेट आपको अपनी जगह दिखा देगा। चाहे आपने कितने भी रन बनाए हो, चाहे आपने कितने भी शतक बनाए हो, वही चीज़ हुई है। विराट कोहली जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे खेल रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनका माइंडसेट, अभी हम थोड़े दिन पहले सुन भी रहे थे कि जो है कि विराट कोहली अपने आप को प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, तो वो अपनी प्रिपरेशन अलग तरीके से चलाते हैं। वो एक फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने वो खेला और मामला जो है नीचे से 2 लोग चल गए तो थोड़ा सा क्लोज नजर आया, नहीं तो ये शर्मनाक हार नजर आती। तो मुझे लग रहा है दिक्कतें हैं। दिक्कतें यही है कि आप उन बेसिक्स को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले नहीं रहे। आपको लगा कि पहला वनडे आपने जीत लिया, ठीक है, तीसरे वनडे में भी कोई ना कोई खड़े होकर प्रदर्शन कर देगा। ऐसे नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। साझेदारियाँ जो होती हैं वो पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट होती हैं। विकेट जल्दी न्यूजीलैंड के भी गिरे थे, मगर उन्होंने एक साझेदारी निभाई, एक साझेदारी निभाने की कोशिश करनी थी। अगर ऊपर से कोई एक साझेदारी भी छोटी सी लगती तो फिर ये मैच बन गया था। वो नहीं हुआ है, तो बेसिक्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि टीम जो है ना ये यहाँ पर वो डरी हुई थी, या इंडियन टीम के भाई वो न्यूजीलैंड को जो है आप पहले वो टेस्ट में हरा के गए, तो थोड़ा सा हम कॉशियस रहते हैं। डरा हुआ शब्द तो नहीं कहेंगे, कॉशियस का अगर आप रहते तो आपसे ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं होती। आपसे वो बेसिक मिस्टेक्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि हर कोई अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि भाई ठीक है, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं श्रेयस अय्यर हूँ, ठीक है, शुभमन गिल जो है भाई मैं कप्तान हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ। और पता लगता है कि 4 विकेट गिरने के बाद आपके टेलेंडर शुरू हो गए टाइप, ठीक है, जो चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। क्या कर लोगे आप उनका? नीतीश कुमार रेड्डी का, रविंद्र जडेजा का, आप क्या उस तरीके से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो 100 150 रन बना दे 300 रन के चेज में? तो वो नहीं बनती उनकी, वो आपकी बनती है। तो मुझे लग रहा है हल्के में लेने का जो ये चीज़ है ना, इसको मिटाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा हर मैच से पहले, जो आपको अंदर से पता है मगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो, कि भाई हर चीज़ जीरो से ही शुरू होती है। वो हर दिन नया ही होता है। आपका अनुभव आपको फायदा दे सकता है, वो गारंटी नहीं दे सकता कि आप जीत हासिल करोगे। बिल्कुल, इस हार में बड़े सबक हैं और ये सबक जो है जितनी जल्दी ले ले भारतीय टीम उतना अच्छा है, कि अभी T20 वर्ल्ड कप सामने है, घर में ही है एक बार फिर से, और आप मौजूदा चैंपियन हैं। अगर वहां पर इस तरह का क्लैरिटी नहीं रही थॉट्स में और इस तरह का कंफ्यूजन रहा ड्रेसिंग रूम में, तो यकीन मानिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आने वाले, और ये कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भारतीय फैन नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे। चलिए अब एक आखिरी खबर आज की बता देते हैं शो पे, जो इंपॉर्टेंट खबर है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक एजेंडा लेकर आया था, फर्जी एजेंडा था बेसिकली वो, उस एजेंडे को वो बेकार कर दिया है। आईसीसी ने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करने जा रहे, जो जैसे था वैसे ही होगा, आपको भारत में ही खेलना है, आपका ग्रुप भी नहीं बदला जाएगा। और 21 जनवरी तक की तारीख दे दी कि भारत में खेलने या ना खेलने पर फैसला लेकर बांग्लादेश बता दे। और बांग्लादेश ने क्या किया था? बांग्लादेश ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया था, इसलिए यह पूरा मामला उठा था और बांग्लादेश ने कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत में नहीं खेलेंगे। आपको याद दिला दें, मुस्तफिजुर रहमान को दरअसल बीसीसीआई ने रिलीज कर दिया था केकेआर से, आईपीएल की टीम से, और ये कहते हुए कि भाई वहां जो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर अत्याचार हो रहे हैं उससे भारत में नाराजगी है, इसलिए इनको रिलीज कर दिया जाए। उसके बाद बांग्लादेश ने बेवजह की नाराजगी दिखाई, पहले तो वहां आईपीएल बैन कर दिया, फिर ये नया ड्रामा शुरू किया। दरअसल कुणाल, ये मामला बड़ा है, इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि अगर आईसीसी जो है वो इस चीज के लिए मान जाती है कि नहीं जी, भारत जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित नहीं है जी, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना। फिर तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमें तो कहेंगी हम कैसे जाएंगे, अगर बांग्लादेश खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं तो हम तो और ज्यादा सुरक्षित नहीं है। लिहाजा ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं, इसीलिए आईसीसी ने अपने फैसले में, मतलब जो कहते हैं टस से मस ना होना, वो टस से मस भी नहीं हुए।
बिल्कुल जी, और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है ना, आपके पॉलिटिकल एजेंडे हैं, उससे आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है। दो देशों के बीच में उस तरीके से थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा टाइप चल रहा है, ठीक है, तो उससे उनका क्या लेना देना है। अब बांग्लादेश को ना एक ना होशियार और एक परिपक्व सरकार या परिपक्व नेता या परिपक्व एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचना चाहिए कि एक मैटर को एक हद तक खींचना चाहिए। उससे ज़्यादा आप खींचोगे ना, फिर नुकसान आप ही का होने लगता है, ठीक है। वो इसको हद से ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने मैटर उठाया, आप बीच में एक्सपोज भी हो गए, सब कुछ हो गया, बंद करो। अब आपके अंदर के लोग, आपके खिलाड़ी, आपका वही सब जो मतलब दबी जुबान में या फिर इन अदर वर्ड्स जो है वो बोल रहे हैं कि भाई अब हमारा कॉन्फिडेंस, अब हमसे एक्टिंग भी नहीं हो पाएगी और वो सब कुछ, तो अब इसको बंद कर दो। क्योंकि अब आपको कम से कम ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई आप इसको पुश नहीं कर सकते। ये आपके घर का मामला नहीं है, ढाका का, जहाँ पे आपने प्रोटेस्ट किया, तख्ता पलट कर दिया, उसके बाद जो मर्जी करते रहो, ठीक है। ये इंटरनेशनल मामला है जहाँ पर इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स आपकी काम नहीं करेगी। तो ये समझने की ज़रूरत है, ना कोई आप इतने हैवी वेट हो तो बेमतलब में एजेंडा पुश किया जा रहा है। जो राजनेता कर रहे हैं, जो अंतरिम सरकार कर रही है या उनके सलाहकार कर रहे हैं, वो तो कल को उठ के चले जाएंगे, ठीक है। मगर बात ये कि सफ़र बांग्लादेश क्रिकेट को करना पड़ेगा, उनके बोर्ड को करना पड़ेगा, ये वो समझ रहे हैं, मगर वो भी मजबूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 21 तारीख को फैसला है, मुझे लग रहा है फैसला आईसीसी का जो स्टैंड है उसी पर आएगा। मगर ये कि अपनी किरकिरी जो है ना, ये वही पाकिस्तान वाला हाल हो गया कि आप अपनी किरकिरी करा के ही मानोगे, ठीक है। उससे पहले आप मानोगे ही नहीं, कि जितनी बेइज्जती हो सकती है ना उतनी हो जाए। जब उसके आगे होने की गुंजाइश नहीं रहेगी तो फिर हम मान जाएंगे कि ठीक है जी, हमारी बात सुन ली गई, या फिर हम बेइज्जत हो गए, अब तो हम मान जाते हैं, अब हम यहाँ पर खेल लेंगे अपना मुंह बनाते हुए। तो वो यहाँ बांग्लादेश करने पे उतारू हुआ है। थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, अभी भी वक्त है, खुद से बोल देना चाहिए कि भाई हम खेलने को तैयार हैं, ठीक है भाई। अब खिलाड़ियों का हित है और हमको आश्वासन दिया गया है। अगर वो ये बयान भी देना कि हमको आश्वासन दिया गया है कि भाई सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, तो कोई आके इसको काउंटर करके तुमको दोबारा बेइज्जत करने वाला नहीं है। मगर थोड़ी सी मैच्योरिटी वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि भारत जो है वो अलग दिशा में जा रहा है। जो दुनिया में स्पोर्ट्स के जरिए आप एक सुपर पावर दिखाना चाहते हैं अपने आप को, भारत अब उस रास्ते पर है। भारत में ओलंपिक की मेजबानी की बातचीत चल रही है, भारत कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर चुका है, एशियन गेम्स होस्ट कर चुका है। और ऐसे में एक देश बेवजह खड़ा हो जाए और कहे कि हमारे खिलाड़ियों को जो है वहां पर सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, इसलिए जो है ये मामला बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इसको कंसीडर ही नहीं किया जा सकता, इसीलिए कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ना बीसीसीआई ने किया, ना आईसीसी ने किया। अब जैसा कुणाल कह रहे हैं, या तो बांग्लादेश वो पॉइंट्स अपने लूज करने के लिए तैयार हो जाए कि ठीक है साहब, हमको आप फोरफीट मान लीजिए, यानी हारा हुआ मान लीजिए। आईसीसी का नियम भी यही है, आप लोग को बता देते हैं। अगर बांग्लादेश की टीम भारत में नहीं खेलेगी तो जो उसके मैच है वहां पर उसके विरोधी टीम को नंबर दे दिए जाएंगे और बांग्लादेश को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये नियम है। तो या तो वो इसके लिए तैयार हो जाएं, और या फिर चुपचाप आकर, जैसा कुणाल कह रहे हैं, आइडिया इन्होंने दे दिया है कि कह दीजिए कि भाई हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है और आकर खेल लें। चलिए, इस खबर पर, डेवलपिंग खबर है, इस खबर पर हमारी लगातार नजर है। आईसीसी के नुमाइंदे जब वहां गए थे, ये भी खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी, और अब जब वहां से जो रिजल्ट निकल कर आया है वो भी हमने आपको अपडेट किया है। खेल की दुनिया से जितनी भी इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी आपने समय निकाला, इस शो से आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।